भाई का धन खाने वाले को भगवान जी कौन सा दंड देते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आइए इस ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया तो विश्वास मानिए आप अपनी लाइफ में कभी अपने भाई का धन नहीं मारेंगे और पाप से भी बच जाएंगे। दर्शक बंधु, यह बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इस कहानी के लिए अपने सगे संबंधियों में अवश्य शेयर कर दें। अगर आपके भी किसी भाई ने आपके साथ धोखा किया है तो इस कहानी के लिए उसे अवश्य शेयर करें, क्योंकि यह कहानी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाएगी, बल्कि यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है जिससे इस कहानी के लिए हर किसी को सुनना चाहिए। तो आइए दर्शक बंधु, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। दर्शक बंधु, कानपुर गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था। मोहन बड़ा था और सोहन छोटा था। मोहन बड़ा ही चालाक और धूर्त किस्म का इंसान था, लेकिन उसका छोटा भाई सोहन बड़ा ही मेहनती और सज्जन व्यक्ति था। दोनों भाइयों के हिस्से में बराबर बराबर जमीन थी, लेकिन जब भी फसल कटती थी, लेकिन मोहन के खेत में जो अनाज निकलता था उससे कई गुना दुगना सोहन के खेत में निकलता था। यह सब देखकर मोहन जल भुन जाता था। मोहन के खेत में कम अनाज निकलने का कारण था उसका घूमने का स्वभाव। वो अक्सर घूमने फिरने में अपना ज़्यादातर समय बिताता था, कभी इस आदमी के साथ तो कभी उस आदमी के साथ, कभी इस गांव में पंचायत तो कभी उस गांव में पंचायत। वो अपनी फसल की ठीक से देखभाल नहीं करता था। न उसके खेतों की समय पर घास निकल पाती थी और न फसल को पानी मिलता था, और यही कारण था कि उसकी फसल उसके छोटे भाई से कम निकलती थी। दर्शक बंधु, विद्वानों ने एक बात कही है कि गौ सेवा और स्त्री और विद्या और सज्जन पुरुषों से मेल मिलाव, बालक वृद्ध और खेती, इनकी अगर ठीक से देखरेख नहीं की तो ये नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। मनुष्य इनकी जरा भी अनदेखी ना करे। दूसरी बात धन के विषय में कही गई है कि धन मनुष्य के पास तभी संग्रह हो पाता है अगर वो इन तीन बातों को अपने ध्यान में रखता है। पहली बात, धन की उत्पत्ति हमेशा सुख कर्मों से ही होती है। दूसरी बात, प्रतिभा से धन की वृद्धि होती है। तीसरी बात, चतुरता से धन आपके पास में जड़ जमा लेता है, और समय समय पर उसकी देखभाल करना वो आपके पास सदैव सुरक्षित रहता है। दर्शक बंधु, मनुष्य के जीवन में यह 6 मूल मंत्र बताए गए हैं। पहला है उद्योग, दूसरा है संगम अर्थात मिलजुल कर काम करना, तीसरा है दक्षता अर्थात होशियारी के साथ में काम करना, चौथा है धैर्य, इसका मतलब है गंभीरतापूर्वक, जल्दबाजी में या हड़बड़ी में नहीं। पांचवा है स्मृति अर्थात याददाश्त, अगली पिछली गलतियों को याद रखना और उनसे सबक लेना, और छठवां कारण है सोच विचार कर कार्य करना। ये उन्नति के 6 मूल मंत्र बताए गए हैं। तो दर्शक बंधु, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बात बताती चलूं। अगर आप अपने जीवन में कभी धनहीन नहीं रहना चाहते हो तो इन 6 कामों को और भी ज़्यादा ध्यान में रखना। पहला है कभी नशे का सेवन मत करना, और दूसरा है नींद को जीत कर रखना, और तीसरा ज़रूरी बातों की जानकारी रखना, और चौथा अपने नाक कान मुंह को विकारों से बचाए रखना।
नंबर 5, दुष्ट यार दोस्तों को उन्हें सगे संबंधी बनाकर उन पर भरोसा मत करना। दर्शक बंधु, कुछ लोगों की दोस्ती बहुत अटूट होती है, लेकिन सच्ची मित्रता कहीं कहीं ही होती है। इसीलिए यह बात मैंने कही है। और मूर्ख बेटे को कभी कोई जिम्मेदारी मत सौंपना। अगर आपने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो ना तो आप कभी पैसों के लिए दुखी रहेंगे और ना ही किसी तरह की मुसीबत में पड़ेंगे। वह दोनों भाई जब वो लोग बीज बोते थे तो एक साथ ही बोते थे। जब फसल कटने की बारी आती थी तो उसके छोटे भाई की फसल उससे ज़्यादा प्रोसेस होती थी, उससे ज़्यादा निकलती थी, और उसके बड़े भाई का जो अनाज था वो बहुत कम निकलता था। यह सब देखकर उसका बड़ा भाई और उसकी भाभी दोनों की छाती जल सी जाती थी। प्रिय दर्शक बंधु, मेहनत की उन्नति में सबसे बड़ा रोड़ा आप जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा दूसरों का जो रोड़ा होता है ना, वो दूसरों की तरक्की से ही होता है। इंसान को अपने दुख से ज़्यादा दुख नहीं होता जितना दुख दूसरों के सुख को देख के होता है। जो आदमी दूसरों की तरक्की देखकर जलता है वो अपनी ही उन्नति करना भूल जाता है। फिर तो वो दूसरे की तरक्की को रोकने में सारी बुद्धि, सारा बल, सारा पैसा उसी पर खर्च कर देता है, अपनी तरक्की करना भूल जाता है। तब उसके बड़े भाई ने सोचा कि मेरा छोटा भाई खेत में बहुत सारी मेहनत करता है, इसीलिए उसके खेत में मुझसे ज़्यादा अनाज निकलता है। क्यों ना मैं अपने छोटे भाई के साथ मिलकर अब साथ में ही खेती करूं। इसके दो फायदे होंगे, एक तो मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और दूसरा अनाज भी मुझे बहुत सारा मिल जाएगा। यही सोचकर एक दिन उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बोला, देख भाई, मैं तुम्हें एक सुझाव बताता हूँ, इसमें हम दोनों का ही फायदा होगा। अभी तक हम दोनों अकेले अकेले खेती करते आए हैं, क्यों ना अब हम दोनों लोग साझे में फसल उगाएं। क्योंकि कहते हैं ना भाई, एक अकेले राह चलने से तो अच्छा है कि साथ में दो लोग हों। 4 को साथ में खेती करना अच्छा है, 5 को मिलकर भोजन करना अच्छा है और अनेक को मिलकर युद्ध लड़ना अच्छा है। ऐसा करने से कार्य आसान और जीवन में परम जीत मिलती है और आनंद की भी अनुभूति होती है। तुम भी अपने खेत में अकेले ही लगे रहते हो और मैं भी अपने खेत में अकेला ही लगा रहता हूँ। इसीलिए हम दोनों काम को समय पर नहीं कर पाते हैं। अगर दोनों लोग काम मिलकर करेंगे तो कार्य जल्दी भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई बोला, भाई अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज से हम दोनों साथ में ही खेती करेंगे। अब इससे अच्छी बात क्या होगी? मिलजुल कर काम करने से काम आसान भी हो जाएगा और भाई भाई में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। उसका छोटा भाई बड़ा ही भोला था, वो उसकी चाल को नहीं समझ पाया। वो इस काम के लिए राजी हो गया। जैसे ही बरसात का मौसम आया तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा, चलो चलकर खेत की जुताई कर लेते हैं। बारिश के बाद हम अपनी फसल को समय पर बो देंगे। तब बड़े भाई ने कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, खेतों की अब जुताई हो जानी चाहिए। चलो तुम जब तक खेतों पर पहुँचो, मैं जब तक दूसरे गांव में होकर आता हूँ, वहाँ मेरा एक ज़रूरी काम है। इस प्रकार से उसका बड़ा भाई वो तो घूमने के लिए चला गया और छोटा भाई बेचारा खेतों की जुताई करने चला गया। उसका बड़ा भाई जब इधर शाम को लौट कर आया, तब तक उसके छोटे भाई ने खेतों की सारी जुताई करवा दी थी। इसी तरह से जब खेत में बोने का समय हुआ तो उसके छोटे भाई ने फिर से अपने भाई से कहा कि भाई चलो अब हम अपने खेतों की बुआई कराते हैं। तब उसके बड़े भाई ने फिर से बहाना बनाया और बोला, छोटे, आज मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है,
तुम चलो, मैं मीटिंग खत्म करके आ जाऊंगा। छोटा भाई भोला भाला फिर अकेला चल पड़ा और खेतों के लिए अकेला ही बो आया। उसका बड़ा भाई जब लौट कर आया तब तक खेतों की बुआई हो चुकी थी। उसके छोटे भाई ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, किसी काम से जाते होंगे। अब तो दर्शक बंधुओं, उसका छोटा भाई पूरे दिन खेत में लगा रहता था। इस प्रकार से जब भी खेत में काम करने का समय आता था, उसका बड़ा भाई कोई ना कोई बहाना बना देता था और घर से तुरंत निकल जाता था। खेतों की घास निकालना, उसको पानी देना उसके छोटे भाई को ही करना पड़ता था। वो कुछ ज़्यादा सीधा होने के कारण अपने भाई से कुछ कह भी नहीं पाता था और उसका भाई बड़ा हमेशा काम से जी चुराता रहता था। दर्शक बंधु, और उसके काम में हमेशा कमियां निकालता रहता था। धीरे धीरे इधर जब फसल पककर तैयार हुई तो फसल काटने के समय ही मोहन वक्त पर खेत में नहीं पहुंचा और उस बेचारे को फसल भी अकेले ही काटनी पड़ी। फसल उठकर तैयार हुई। छोटे भाई ने सारा अनाज निकालकर अपने घर में लाकर रख दिया। फसल बहुत अच्छी हुई थी, इसीलिए अनाज भी बहुत सारा निकला था। छोटा भाई अनाज को घर में रखकर अपनी ससुराल चला गया। शायद कोई जल्दी का काम था, इसीलिए अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल चला गया। सोचा जब लौट कर आएंगे तो अनाज का बंटवारा कर लेंगे। इधर अनाज को देखकर मोहन की नीयत खराब हो गई। फिर उसके मन में बेईमानी का कीड़ा दौड़ने लगा। उसने सोचा कि मेरा छोटा भाई तो अभी अपने ससुराल गया है, क्यों न इस अनाज में से 10-12 बोरी भरकर अपने घर में रख लिए जाए। जब बंटवारा होगा तो आधा आधा अनाज तो फिर मिल जाएगा। मोहन ने इस बात का मशवरा अपनी पत्नी से लिया, लेकिन उनकी पत्नी तो और भी ज़्यादा धूर्त किस्म की थी। उसने कहा, इसमें से आधा अनाज ही क्यों, सारा अनाज बोरों में भरकर तुम ले जाओ और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरे भाई का घर है, ये अनाज तुम उसके घर में रख देना। जब तुम्हारा छोटा भाई आएगा तो उससे कह देंगे कि अनाज को किसी ने चुरा लिया है। दर्शक बंधु, पत्नी का सुझाव चंदन को बहुत भाया। कहने लगा, अरे तुम तो मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो। दर्शकों, अब तो उस मोहन ने अपने साले की मदद से रात में वो सारा अनाज भरवा दिया और अपने साले के घर पहुंचा दिया। इधर कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। उसके बाद में 2 दिन बाद उसका छोटा भाई अपने ससुराल से वापस आया तो उसने क्या देखा कि घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। वो एकदम से घबरा गया। जब उसके बड़े भाई ने सुना कि वो अपनी पत्नी के साथ में वापस घर आ गया है तो उससे बातें बनाने के लिए, उसे समझाने के लिए अभिनय करते हुए और अपनी आंखों में नकली आंसू लेकर अपने भाई के यहाँ घर पहुँच गया। उसके छोटे भाई ने पूछा, भैया सारा अनाज कहाँ चला गया? मैं तो काट कर यहीं रख कर गया था। तो चंदन रोने का बहाना करते हुए बोला, अरे भाई, मुझे ऐसा लगता है सारे अनाज को रात में चोर चुरा कर ले गए। अब क्या होगा? पूरे साल अब हम दोनों अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसी बात को सोचकर मुझे रोना आ रहा है। चोरी की बात सुनकर उसका छोटा भाई भी बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, बड़ी मेहनत से मैंने अनाज उगाया था, 2 दिन के लिए मैं ससुराल क्या चला गया, कोई हमारे अनाज को ही चुरा ले गया। आखिर अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? तब उसका बड़ा भाई बोला, हे भाई, जो होना सा तो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब जैसे भी हो बच्चों का पेट तो पालना ही है। मैं अपनी ससुराल से थोड़ा अनाज बांध लाऊंगा, कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। तुम भी अपनी ससुराल से कुछ मदद ले लो। इस प्रकार से उसका बड़ा भाई उसे दिलासा देकर अपने घर वापस लौट गया और आकर अपनी पत्नी के सामने बड़ा ही प्रसन्न होता है। कहने लगा, भाग्यवान, अपना तो अब काफ़ी दिनों तक का गुजारा हो जाएगा। 1-2 साल तक
अब हमें कमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैठकर आराम से हम दोनों मौज करेंगे। छोटा भाई सोचे अब जाने वो क्या करेगा। दर्शकों, अब तो उसके बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से खेत भी अलग कर लिया। इधर उसका छोटा भाई बड़ा ही चिंता में था कि वो आखिर अब क्या खाएगा और क्या अपने परिवार को खिलाएगा। तब उसकी पत्नी ने समझाया कि देखो, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखिए। जब उसने मुंह बनाया है तो कहीं ना कहीं से खाने को भी देगा। कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके से अनाज ले आती हूँ, तब तक तो हमारी अगली फसल भी तैयार हो जाएगी। तुम एक काम करो, अपने घर के बाहर जो खेत खाली पड़ा हुआ है उसकी खुदाई करके उसमें सब्जियां लगा दो। सब्जियां तैयार हो जाएंगी तो हमें बाजार से मोल नहीं लानी पड़ेंगी। पत्नी की बात सुनकर उसने फावड़ा उठाया और खेत की खुदाई करने के लिए चल पड़ा। खुदाई का कार्य शुरू किया। खोदते खोदते उसका फावड़ा एक पत्थर में टकराया। उसने वो चीज़ जानने के लिए और गहरी खुदाई की। दर्शकों, जब उसने मिट्टी हटाई तो उस मिट्टी के नीचे उसे सोने के सिक्कों से भरी एक हांडी मिली। वो उस हांडी को निकालकर खुशी खुशी अपने घर पर आ गया। सोने से सिक्कों से भरी वो हांडी जब उसने अपनी पत्नी को दी तो उसकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई और बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगी। कहने लगी, आप धन्य हो प्रभु। अगर किसी का एक द्वार बंद हो जाता है तो उसे घबराना नहीं है, परमात्मा उसके लिए कई द्वार खोल देते हैं। अगर आज ये चोरी ना हुई होती तो ना तो तुम उस बंजर जमीन को खोदते और ना ही ये हांडी तुम्हें मिलती। सच ही कहा है किसी ने, अगर भाग्य पक्ष में हो तो हाथ से गया हुआ, चोरी हुआ, खोया हुआ धन भी वापस मिल जाता है। अगर भाग्य अच्छा ना हो तो मिलने के बाद भी चला जाता है। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी और उसके बच्चे बड़े सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ सोने के सिक्कों को बेचकर उसने अपने घर में कुछ प्रयोग लाने वाली वस्तुएं ले आया और अनाज खाने के लिए इत्यादि चीज ले आया। अनाज भी उसके लिए बहुत सारा हो गया था। अब तो उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष या कमी नहीं थी और कोई भी अभाव नहीं रहा। इधर धीरे धीरे 6 माह बीत गए। उधर मोहन की पत्नी ने मोहन से कहा, अजी सुनते हो, अब तो बहुत दिन हो गए हैं। भैया के घर में जो धान रखे हैं उन्हें ले जाकर मंडी में बेच आओ और बाजार से कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद लाना और मेरे लिए नए कपड़े और जेवर बनवा लाना। उसने कहा, हाँ प्रिय, तुम ठीक कहती हो, धान तो हम बेच ही देंगे। मुझे लगता है हमें थोड़े दिन और इंतजार कर लेना चाहिए। अगर छोटा भाई देखेगा मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लाया हूँ और आभूषण लाया हूँ तो सोचेगा कि इसके पास इतना धन कहाँ से आया, तो वो समझ जाएगा। और स्त्रियों का तो ये स्वभाव होता है कि जब तक वो अपने आभूषणों को किसी को दिखा नहीं लेती हैं तब तक उन्हें भी चैन नहीं पड़ता है। इसीलिए थोड़े दिन और इंतज़ार कर लो। दर्शकों, इस प्रकार से उसने अपनी पत्नी को समझा दिया। धीरे धीरे करके फिर कुछ समय बीत गया, कुछ महीने बीत गए। एक दिन मोहन की पत्नी ने कुछ ज़्यादा ही जिद की तो मोहन वो अनाज बेचने के लिए तैयार हो गया। वो बैलगाड़ी लेकर अपने साले के घर ही पहुंचा। जिस कमरे में वो अनाज बंद था उसमें ताला लगा हुआ था। मोहन ने अपने साले से कहकर वो ताला खुलवाया। जब से पहले उस कमरे को कभी खोलकर नहीं देखा था। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो कमरे का अंदर का नज़ारा देखकर चंदर की आंखें फट जाती हैं। वो हैरान हो जाता है। उसके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं रहती है। उसने देखा कि उस कमरे में हजारों की संख्या में चूहे थे। धान का एक भी दाना चूहों ने साबित नहीं छोड़ा था। पूरे कमरे में धान की बस भूसा ही भूसी बची थी। ये सब देखकर चंदन अपना सर पकड़कर बैठ गया। चूहे उसका सारा अनाज खा गए थे। उसको अब पश्चाताप हो रहा था कि भाई के हिस्से की जो बेईमानी करी उसने अच्छा काम तो नहीं किया था।
भाई के हिस्से के साथ साथ चूहे उसके हिस्से को भी खा गए। किसी ने सच ही कहा है, बेईमानी का धन कभी भी नहीं फलता है। परमात्मा कहीं ना कहीं उसका हिसाब ज़रूर ले लेते हैं। अगर यदि तुम किसी का मुफ्त का खाओगे, बेईमानी करके खाओगे, तो कोई तुम्हारा भी खा जाएगा। किसी के सीधे होने का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सीधे सज्जन लोगों की मदद हमेशा परमात्मा करते हैं। मोहन अब तो बड़ा ही दुखी होकर अपने घर वापस लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि हमने अपने छोटे भाई की बेईमानी की, उसका नतीजा हमें मिल गया। हमारा सारा अनाज चूहों ने खा लिया। अब हम क्या करेंगे? हमने तो छोटे भाई से झूठ बोला था, वो सच हो गया। हमने तो उधार ले लेकर खूब खर्चा किया है, अब उस कर्जे को कैसे चुकाएंगे? अनाज का एक भी दाना चूहों ने छोड़ा नहीं है। अब हम कहाँ से कर्जा चुकाएंगे और कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे? दर्शकों, अब तो मोहन की ज़िंदगी में एक एक दाने को अभाव हो गया। भूख से मरने की नौबत आ गई। कर्जा मांगने वाले उसके द्वार खटखटाते थे। सुबह शाम मोहन को परेशान करते थे। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं था जो अपनी पत्नी बच्चों को खिला पाता। भाई का हिस्सा मारने का उसे ऐसा पाप लगा कि भोजन और वस्त्रों का भी अभाव हो गया। भीख मांगने पर भी कोई भीख उसे नहीं देता था। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने एक दिन आपस में विचार किया कि हमने तुम्हारे भाई की बेईमानी करके बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान ने उसी की हमें सज़ा दी है। हमें चलकर साफ साफ बता देना चाहिए और अपने किए की उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। इतना सोचकर वो दोनों पति पत्नी अपने छोटे भाई के घर गए और उनको सारी बात बताकर उनसे माफ़ी मांगी। दर्शक बंधुओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई का धन खाने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रहता। दर्शकों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख देना।